हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल विद्याग्राम गुरुकुल में। विद्याग्राम गुरुकुल इसमें हम आपको जीके मध्यकालीन इतिहास चल रहा था। हमारा कौन सा चल रहा था? मध्यकालीन इतिहास। उसका परिचय हमने कर लिया था। अब मध्यकालीन इतिहास का दूसरा पार्ट जो है दूसरे भाग से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि दूसरी वीडियो होने वाली है मध्यकालीन इतिहास की। मध्यकालीन इतिहास की देखें, इसमें हम प्रमुख विश्वविद्यालयों के बारे में जानेंगे। कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं, क्या जानेंगे? विश्वविद्यालय, प्रमुख विश्वविद्यालय, जिनमें तक्षशिला है, नालंदा है। तक्षशिला प्राचीनतम विश्वविद्यालय, तक्षशिला सबसे क्या है? प्राचीन विश्वविद्यालय है। तक्षशिला है, नालंदा है, विक्रमशिला है, वल्लभी है, उदंतपुरी और काशी है। ये क्या है? हमारे विश्वविद्यालय। इनके बारे में जानेंगे कि प्रमुख विश्वविद्यालय कौन कौन से। सबसे पहले हम बात करें तक्षशिला की। तक्षशिला की तक्षशिला का कहाँ था? पाकिस्तान। आज जो पाकिस्तान का इलाका है उस पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में था। ठीक है, तो तक्षशिला भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। बात करें, तक्षशिला भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। इसकी स्थिति कहाँ है? वर्तमान में पंजाब प्रांत। यहाँ पे ये देखिए रेड रेड लाइन खींच रही है यहाँ पे, ये है तक्षशिला। तो वर्तमान में जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है ना, उसके रावलपिंडी जिले में सिंधु चुनाव दोआब के क्षेत्र में था, यानी कि सिंधु और चुनाव जहाँ दोनों नदियां मिलती थी उस नदियों के संगम वाले क्षेत्र में था। प्राचीन काल में गांधार देश जो है, गांधार देश की राजधानी भी हुआ करता था। मौर्य काल में उत्तरापथ की राजधानी था ये। उसके बाद बात करते हैं वर्तमान की खोज। वर्तमान में इसकी खोज किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ पाठ्यक्रम में 60 से अधिक विषय वस्तु शामिल हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार धनुर्विद्या एवं चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा हेतु तक्षशिला सर्वाधिक प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? धनुर्विद्या एवं चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा के लिए। अश्वघोष के अनुसार यहाँ नेत्र की चिकित्सा की जाती थी। किसकी चिकित्सा की जाती थी? नेत्र की। अब देखते हैं आगे। यहाँ से शिक्षा प्राप्त किए हुए कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की? सबसे पहले जीवक। कौन से? जीवक। यहाँ से जीवक जो बिंबिसार के राजवैद्य बालरोग विशेषज्ञ बने। चरक जो है वो है कनिष्क के राजवेद और चरित संहिता आयुर्वेद ग्रंथ चरक संहिता में हमें उसको देखने को मिलता है। ये सबसे पहले शल्य क्रिया भी किसने की थी? चरक ने की थी। फिर बात करते हैं पाणिनि की। तो पाणिनि महान संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। अष्टाध्यायी की रचना की। पतंजलि ये क्या है? लेखक और योग सूत्रों के बारे में बताते हैं। पतंजलि में योग सूत्रों के बारे में। वररुचि कात्यापन अष्टदायी ग्रंथ के वर्तिकार थे। कौशल नरेश प्रसेन जित थे। उसके बाद कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य और वसुबंधु बौद्धाचार्य द्वितीय, इसने भी यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। तो कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कहाँ से? तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तक्षशिला से। अब बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। कौन सा विश्वविद्यालय की? नालंदा विश्वविद्यालय की। तो ये पहला विश्व का आवासीय विश्वविद्यालय था। आवासीय विश्वविद्यालय था, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ पे रह करके यहाँ पे रहने की भी व्यवस्था थी। फिर स्थापना की बात करें तो गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा इसकी क्या की गई थी? रचना की गई थी, यानी कि स्थापना की गई थी। उसके बाद केंद्र की बात करें तो ये बौद्ध महायान शाखा का केंद्र था। भाषा पाली थी। इसकी राजगीर नालंदा जिला बिहार में आज स्थित है। कहाँ स्थित है ये? राजगीर नालंदा जिला और बिहार में स्थित है। महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड, इसको महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, यानी कि सबसे ज्यादा शब्दकोश होते हैं जिसमें, ऐसे इसको बोलते हैं। बख्तियार खिजली ने इसमें क्या की थी? नालंदा विश्वविद्यालय का आक्रमण करके इसके पुस्तकालय में आग लगवा दी थी। क्या कर दी थी? आग लगवा दी थी। ऐसा कहते हैं कि 60 दिन तक ये लगातार जला था। 60 दिन तक। हाँ। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 19 जून 2024 को विश्वविद्यालय का नए परिसर का उद्घाटन किया गया। नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। क्या किया था? उद्घाटन। 7वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री देसांग ने यहाँ 18 महीने रहकर महायान शाखा एवं योग शास्त्र का अध्ययन किया। विदेशी यात्री कुमारगुप्त प्रथम को शक्रादित्य के नाम से उल्लेखित किया गया है। किसके? शक्रादित्य से। यहाँ के प्रसिद्ध आचार्य जो थे, यहाँ के आचार्य कौन थे? धर्मपाल, शीलभद्र, चंद्रपाल,
गुणमती, स्थिरमती, प्रभामित्र, जिनमित्र, ज्ञानचंद्र, नागार्जुन, वसुबंधु, असंग, धर्मकीर्ति, चंद्रकीर्ति, वीरदेव, संतर दीक्षित, पद्म संभव और राहुल मित्र, ये यहाँ के क्या थे, प्रमुख आचार्य थे जो प्रसिद्ध हुए थे, प्रसिद्ध आचार्य। अब बात करते हैं हम आगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूर्व नियोजित एवं आवासीय महाविहार, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित है और वर्तमान बिहार के भागलपुर में है। आज बिहार को हम क्या कहते हैं कि हाँ भाई बिहार पिछड़ा है शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन शुरुआत में बिहार जो है ऐसा नहीं था। शुरुआत में बिहार ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि बिहार में देखिए नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, बिहार में। विक्रमशिला भी कहाँ है, बिहार में। ठीक है, बिहार के भागलपुर में स्थित है ये। सब स्थापना इसकी 8वीं और 9वीं शताब्दी में बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल द्वारा इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। धर्मपाल द्वारा क्या की गई थी, इसकी रचना की गई थी। और धर्मपाल कहाँ से, नालंदा विश्वविद्यालय से। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे जो। अन्य नाम इसका शिला संगम भी कहते हैं इसको। व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, कला, आयुर्वेद, तंत्र शास्त्र और वेद उपनिषद की यहाँ पे क्या दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी। 1203 में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसको क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया गया था। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया था। कब? 1203 में बख्तियार खिलजी के कहने पे। अब बात करते हैं हम, अगला जो है वो है वल्लभी या वल्लभीपुर। वल्लभीपुर होजियान बौद्ध धर्म शिक्षा का केंद्र है, भावनपुर गुजरात में है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में मैत्रक वंश के संस्थापक सेनापति भट्टारक ने की थी। प्रशासन, दर्शन शास्त्र के साथ साथ यहाँ पे समुद्री विज्ञान के बारे में जानकारी कहाँ सिखाई जाती थी, वल्लभी या वल्लभीपुर में। ठीक है, अब बात करते हैं ओदंतपुरी। वर्तमान बिहार का प्राचीन नाम जो है, बिहार जो है उसका प्राचीन नाम ओदंतपुरी था। क्या था, ओदंतपुरी। स्थिति बिहार में, स्थित कहाँ पे है, बिहार में। तीसरा विश्वविद्यालय है बिहार में, नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी। स्थापना 8वीं सदी में वही धर्मपाल ने की थी। किसने की थी, धर्मपाल ने। इसका जो गोपाल के पुस्तकों में नाम मिलता है वो गोपाल प्रथम भी मिलता है। क्या मिलता है, गोपाल प्रथम भी। इसके बारे में इतना ही काफी है। आगे बात करते हैं। अब जो है दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है, यहाँ से क्या होती है, दिल्ली सल्तनत। किसके बारे में जानेंगे हम, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत इसका परिचय देखेंगे, जानकारी और स्रोत। सबसे पहले हमें जानकारी के स्रोत कहाँ से मिले, प्रमुख वंश कौन कौन से थे, प्रशासन किस किसने किया, कला क्या थी और अन्य तथ्यों के बारे में हम इनके बारे में जानेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख वंश थे, दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश जो थे वो थे मामूलक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। लोधी डायनेस्टी के बाद कौन आते हैं, लोधी डायनेस्टी के बाद कौन आएंगे बताएंगे अभी। तो मामूलक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, ये क्या थे इसके प्रमुख, ये क्या थे, प्रमुख वंश थे। अब देखिए आगे, सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। लोधी डायनेस्टी के बाद बाबर आ गया था। कौन आ गया था, बाबर। हाँ, तो इसमें दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश है। कौन कौन से, पहला है गुलाम वंश, फिर है खिलजी वंश, फिर है तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। 5 वंश हैं। गुलाम वंश कहाँ था, स्लेव डायनेस्टी कहाँ से कहाँ तक थी, 1206 से 1290 तक, 1206 से 1290 तक। उसके बाद दूसरी है खिलजी वंश जो 1290 से 1320 तक रहा। सबसे कम खिलजी रहा था। सबसे कम वंश कौन सा रहा था, खिलजी वंश रहा था। ठीक है, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहा तुगलक वंश। सैयद वंश रहा 1414 से 1451 तक और लोधी वंश रहा 1451 से 1526 तक। तो सबसे ज्यादा कौन सा वंश रहा, तुगलक वंश। और सबसे कम समय जो रहा वो कौन सा रहा, खिलजी वंश। गुलाम वंश की स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे खिलजी वंश की। तो खिलजी वंश की जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। तुगलक वंश की गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। सैयद वंश की खिज्र खान ने की और लोधी वंश की बहलोन लोधी ने की। अब दिल्ली सल्तनत की स्थापना की बात करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1192 में, 1192 में यानी 1192 में गौरी ने दिल्ली जीती। मोहम्मद गौरी ने क्या जीती, दिल्ली जीती।
फिर 1194 में चंदावर युद्ध में जयचंद राजा गढ़वाल को पराजित किया इसने। फिर 1196 में बयाना ग्वालियर को जीता। फिर 1197 में चालुक्य राजधानी को जीता। ये 1200 में बदायूं कन्नौज और सिरोही मालवा को जीता। फिर 1202 में बख्तियार खिलजी बंगाल यानी कि बंगाल बिहार को जीत लिया बख्तियार खिलजी ने। और 1206 में खोखर सरदार यानी कि गौरी की क्या कर दी गई थी, 1206 में हत्या कर दी थी। 1206 में मोहम्मद गौरी की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। अब जो 1206 से दिल्ली सल्तनत शुरू होती है, दिल्ली सल्तनत कहाँ से शुरू होती है, 1206 से। कब, जब मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है, मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है, खोखर सरदार इसकी क्या कर देता है 1206 में हत्या। तब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की स्थापना करता है, दिल्ली सल्तनत की। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। लाहौर और दिल्ली पर क्या किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, क्या किया अपना, क्या किया, हक जमा लिया। अब यहां से आगे देखते हैं। फिरोज तुगलक, हाँ, ये थे जानकारी के अनुसार फिरोज तुगलक को फितरत ए फिरोज शाही कहते थे। यात्रा वृत्तांत इनब तूता की रेला में इसका क्या है, यात्रा वृत्तांत मिलता है। और रचनाएं जो हैं वो तारीख ए फिरोज शाही, ये तारीख ए फिरोज शाही क्या है, रचनाओं में आते हैं। अब देखिए आगे, सबसे पहला है सियासत नामा। क्या है, सियासत नामा। इसके लेखक हैं निजाम अल मुल्फतूसी। जानकारी, एकता व्यवस्था की जानकारी। यहाँ से हमें क्या मिलती है, एकता सिस्टम की क्या मिलती है, इंट्रोडक्शन मिलता है। एकता व्यवस्था क्या होती है, एकता सिस्टम क्या होता है, एकता सिस्टम होता है कि किसी भी सैनिक को या अपने यहाँ काम करने वाले को एक जमीन का टुकड़ा दे दें कि हमें इस जमीन पे जो कर होगा वो कर आप वसूलेंगे, कर क्या करेंगे, आप वसूलेंगे, इस तरीके से। फिर है तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी, इसके लेखक हैं मिनहाज उल सिराज। यहाँ मोहम्मद गौरी के भारत विजय की जानकारी मिलती है और दिल्ली सल्तनत का प्रथम क्रमबद्ध इतिहास यहीं मिलता है। रजिया सुल्तान के बारे में इसने कहा था, इसने मिनहाज उस सिराज ने, कि उसमें सभी गुण थे, उसमें उसके सभी गुण किस काम के, क्योंकि वह स्त्री थी। यानी ये कह रहा है कि उसमें जो राजा बनने के, क्योंकि रजिया सुल्तान जब राजा बनी ना, तो वो जब रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठी तो अपने वो भाइयों में सर्वश्रेष्ठ थी इसलिए बैठी। लेकिन क्या करते हैं कि उसके जो अंगरक्षक होते हैं और साथ के साथ में और अमीर जो होते हैं यानी कि जो उच्च पदों पे होते हैं, वो क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं कि हम क्या एक स्त्री के नीचे काम नहीं करेंगे, स्त्री के शासन के अंदर काम नहीं करेंगे। तब मिनहाज और सिराज लिखते हैं कि उसके गुण किसी काम के नहीं है क्योंकि वह क्या है, एक स्त्री है। फिर ताज और मसर जो है उसके लेखक हैं हसन निजामी। और दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास यहीं पे मिलता है। प्रथम राजकीय इतिहास कहाँ मिलता है, यहीं पे। कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में। सैयद वंश के बारे में किसने बताया था, बहिया बिन अहमद सर हिंदी ने। किताब ठीक है, इसमें इतना है नहीं है खास। जियाउद्दीन बर्नी, ये भी यहाँ से आप इसको देख के लिख सकते हो। हाँ, अब देखिए फारसी लेखक थे, उनमें अमीर खुसरो की बात करते हैं। किसकी, अमीर खुसरो की। तो उसने इन रचनाओं को किया था। फिरोज तुगलक ने फितुहत ए फिरोजी शाही आत्मकथा ये, ठीक है। हसन निजामी ने ताज उल मासिर की लिखी थी। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही। मिनहाज उल सिराज ने क्या लिखी थी, तबकात ए नासरी। मालिक इसामी ने फुतुह उल सालतीन लिखा था, ठीक है। और जिया नक्शी ने तृतीय नामा लिखा था। अब बात करें फिरोज तुगलक ने फितुहत फिरोज शाही लिखी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही लिखी। आइन उल मुल्क ने ईशाए महरू लिखी। फख ए मुदाबिर ने अदबुल हर्ष लिखी, अदबुल हर्ष। अब हिंदी साहित्य की बात करते हैं। हिंदी साहित्य की बात है तो
पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पिंगल शैली में कवि थे। चंद्रबाई हम्मी रासो सारंगधर इसके लेखक थे। कुमान रासो इसके दलपत विजय लेखक थे। बीसल देव रासो इसके नरपति थे। और अलाहा खान इसके कौन थे? जगनिक। कौन थे इसके? जगनिक। अब बात करते हैं हम गुलाम वंश की। किसकी? गुलाम वंश की। तो इसको हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ तक आप इसको क्या कीजिए, देखिए और इन सभी को नोट कीजिए, जो जो टॉपिक हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक को मार्क कीजिए और हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।